हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके क्राइटेरिया की बात करें तो ये बेस कर रहा होता है अराइवल टाइम के ऊपर। ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ये अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। और जो इसके मोड की बात करें तो नॉन प्रम्पशन और प्रम्पशन दो तरह के मोड होते हैं, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम नॉन प्रम्पशन से इस टॉपिक को कवर करेंगे। नॉन प्रम्पशन और प्रम्पशन में डिफरेंस की बात करें कि इसमें फ़र्क क्या होता है। जो नॉन प्रम्पशन होता है ये होता है कि एक जो प्रोसेस है वो अपना पूरा टाइम लेगा। अगर उसने 5 सेकंड में एग्जीक्यूट होना है तो वो अपना 5 सेकंड पूरा लेगा। अगर प्रम्पशन की बात करें तो प्रम्पशन में क्या होता है कि वो एक एक सेकंड 5 सेकंड का प्रोसेस है, 5 सेकंड में एक प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है तो वो एक एक सेकंड लेगा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। एक प्रोसेस 1 सेकंड लेगा, फिर 1 सेकंड, फिर नेक्स्ट लेगा, यानी एक एक सेकंड लेकर अपना टाइम पूरा करेगा। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, अगर आप को एग्ज़ाम है, अगर आपका एग्ज़ाम है और एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हुए हैं और उधर कंडीशन है कि सर सख्ती से आपको बता रहे हैं कि आपने अपना टाइम पूरा लेना है, यानी पूरा टाइम लेना है, पेपर को करने के लिए पूरा टाइम आपको गिवन होगा, तो आप 1 मिनट भी पहले नहीं जा सकते। यानी सेम यही नॉन प्रम्पशन की बात है कि आपने अपना पूरा टाइम लेना है। जो प्रोसेस है वो अपना पूरा टाइम लेगा, पूरा टाइम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी टाइम रिक्वायर है वो कंप्लीट टाइम लगेगा। ये होता है नॉन प्रम्पशन में, जबकि प्रम्पशन में इसके ऑपोजिट होता है, सिर्फ 1 सेकंड लिया जाता है। इसके बाद जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने 4 प्रोसेस लिए हुए हैं, P1, P2, P3 और P4। अराइवल टाइम के ऊपर ये बेस कर रहा होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो हम ऊपर से नॉन प्रम्पशन की बात कर रहे हैं, यानी ये पूरा टाइम लेगा। तो हम स्टार्ट क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अराइवल टाइम क्या है, 0 पे कोई प्रोसेस अराइव हुआ है कि नहीं हुआ। इधर P1 0 पे अराइव हुआ है तो हम इधर क्या करेंगे, P1 लिख देंगे। बस टाइम क्या होता है, बस टाइम होता है कंप्लीट टाइम। P1 को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए 2 सेकंड लगेंगे। हम इधर सेकंड की बात कर लेते हैं, यानी इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है, कम्प्लीशन टाइम है, वो क्या है 2। P2 की बात करें तो 2 है। P3 का जो कम्प्लीशन टाइम है 3। यानी जो बस टाइम होता है ये होता है कम्प्लीशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, ये होता है एग्जीक्यूशन टाइम। P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। इधर हमने 2 ले लिया। इसके बाद अब 2 सेकंड हो चुके हैं, 2 सेकंड के अंदर कोई प्रोसेस अराइव हुआ है या नहीं अराइव हुआ। तो 2 सेकंड से पहले एक प्रोसेस अराइव हो चुका है, वो है P2। P2 कब अराइव हुआ है, P2 कब अराइव हुआ है, वो हुआ है 1 सेकंड पे। तो यानी 2 सेकंड से पहले ही अराइव हुआ है P2। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद लिख देंगे P2 और इसका कम्प्लीशन टाइम क्या है 2। तो 2 पहले था, 2 इसका कम्प्लीशन टाइम यानी 4। तो इसके बाद 4 सेकंड के अंदर कोई प्रोसेस अराइव हुआ है 0, 1, 5, 6 नहीं। P3 अराइव हुआ है 5 सेकंड पे, यानी 4 पे तो कोई अराइव नहीं हुआ, तो 1 सेकंड का गैप है। तो CPU क्या होगा, CPU के पास 1 सेकंड के लिए कोई प्रोसेस अराइव नहीं आएगा, CPU के अंदर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 सेकंड के लिए CPU को हम आइडल कर देंगे, यानी इधर 5। अब 5 पे कोई प्रोसेस अराइव हुआ है, वो हुआ है P3। तो इधर हम P3 लिखेंगे। तो कंप्लीशन टाइम क्या हो जाएगा, 5 पे हुआ है तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या है 3, 5, 3, 8। और 8 से पहले कोई प्रोसेस अराइव हुआ है, वो हुआ है 6 पे अराइव हुआ है एक प्रोसेस, यानी यहाँ जाके कोई प्रोसेस अराइव हुआ है जिसका नाम P4 है। तो इधर हम क्या करेंगे, P4 जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम क्या लगा है 4 सेकेंड, तो यानी ये 12 सेकेंड के अंदर सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम होता है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कब हुआ है, उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है, वो उसका होता है कंप्लीशन टाइम। P1 के जो राइट साइड वाले जो नंबर है वो क्या होंगे, कंप्लीशन टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है 2, इधर हम लिखेंगे 2। P2 का क्या है 4, इधर 4 लिखेंगे। इसके बाद P3 का क्या है, P3 का क्या है 5। P3 कब कंप्लीट हुआ है, सॉरी P3 कब कंप्लीट हुआ है, वो हुआ है 8 पर जाकर। तो हम इधर क्या लिखेंगे 8। इसके बाद P4 कब हुआ है, P4 हुआ है 12, यानी P4 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा 12 होगा। इसके बाद टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है कि एक CPU के अंदर प्रोसेस कितनी देर के लिए रुका, कितनी देर के लिए रुका रहा एक प्रोसेस CPU के अंदर, तो उसका जो उसका टाइम होगा वो क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम होगा। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका एक फार्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। 2 - 0 तो क्या आया 2, 4 - 1 3, 8 - 5 3, 12 - 6 तो हमारे पास क्या आया 6।
तो इसके बाद आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम होता है कि एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगना था। बस टाइम उसका क्या था कि इस प्रोसेस ने 5 सेकंड में एग्जीक्यूट होना था, लेकिन उसे एक्स्ट्रा टाइम लगा है या नहीं लगा, उसके लिए हम चेक करते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम में से हम बस टाइम को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेटिंग टाइम। 2 - 2 0, 3 - 2 1, 3 - 3 0, 6 - 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये हो गया वेटिंग टाइम। इसके बाद आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम होता है कि एक प्रोसेस अराइव कब हुआ है, क्यू में कब आया है। एक लाइन है क्यू, प्रोसेस जो भी आता जाएगा क्यू में लगता जाएगा, लेकिन अराइव कब हुआ है और सीपीयू के अंदर वो कब गया है। P1 कब अराइव हुआ है? 0 पे, लेकिन सीपीयू के अंदर कब गया है? 0 पे। 0 - 0 0। P2 अराइव कब हुआ है? 1 पे, लेकिन सीपीयू के अंदर कब गया है? 2 पे। 2 पे गया सीपीयू के अंदर, तो 2 - 1 क्या होगा? 1। P3 अराइव कब हुआ है? इसके इधर 5, लेकिन सीपीयू के अंदर कब गया है? सीपीयू के अंदर भी 5 पे ही गया है। 5 - 5 0। और P4 अराइव कब हुआ था? वो हुआ था 6 पे, लेकिन सीपीयू के अंदर कब गया? 8 पे गया है, तो 8 - 6 2। ये हो गया रिस्पॉन्स टाइम। अगर आपने किसी भी एवरेज कैलकुलेट करना है, तो टर्न अराउंड टाइम का एवरेज कैलकुलेट करना है, तो आप इन सब को ऐड करो और जितने प्रोसेस है उन 4 प्रोसेस है तो 4 पे डिवाइड कर दो, उसका वेटिंग टाइम भी आ जाएगा, एवरेज टाइम भी आ जाएगा, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये हमने किया था रिस्पॉन्स अराइवल टाइम हमारे पास गिवन था। अगर हमारे पास अराइवल टाइम गिवन हो लेकिन सेम अराइवल टाइम हो, गिवन तो हो लेकिन अराइवल टाइम क्या हो? सबका 0 0 0 हो, तो देन हम किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे सीपीयू के अंदर। तो इसका भी एक मेथड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर अराइवल टाइम हमें गिवन ही ना हो, अराइवल टाइम हमें दिया ही ना गया हो पर सवाल के अंदर, तो फिर हम कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी एक मेथड गिवन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।